जैसे ही ट्रेन चली है तो वो मेरे पास आ गए, खाना शुरू हो गया। तो मुझे भी बोल रहे कि आके खा लो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खा रहा। तो मैंने 2-4 बुरकियाँ लगाई हैं बिरयानी की, तो जूस खुद भी डाला है, मुझे भी डाल के दिया और खुद भी पिया, मैंने भी पिया। और थोड़ा सा नींद का झटका महसूस हुआ, जैसे नींद आ रही है। मैं लेटा हूँ तो मुझे उसके बाद पता नहीं चला, बाद मुझे नहीं पता चला कब उन्होंने मेरा बटवा निकाला। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आप देख रहे हैं अहसन सिटी सेंटर और मैं आपका होस्ट हाजी अब्दुल रज़ाक। आज हम एक इंतहाई अफसोसनाक टॉपिक के बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई खादम हुसैन जट साहब मौजूद हैं, अल मशहूर अली असगर एस्टेट एजेंसी वाले। असगर इनके वालिद मोहतरम का नाम है। अफसोसनाक सानिया ये है कि 25 जून को शाम 5:35 पर मुझे एक कॉल आती है। वो कॉल अटेंड करता हूँ तो वो खादम हुसैन जट साहब की कॉल निकलती है। ठीक आधे घंटे बाद इनको अगवा कर लिया जाता है। कुछ दोस्त इनके पास आते हैं रजिस्ट्री स्टाम्प करवाने के लिए। वो अपने बहाना लगाकर इनको साथ ले जाते हैं। जब इनके साथ ये सान्या पेश आया तो इनके घर वाले, इनके भाई, 2 भाई मेरे पास घर में पहुंचे। उन्होंने डाटा निकलवाया। जाहिर है वो भी परेशान थे। उन्होंने जब डाटा लिया तो डाटे से मेरा नंबर जाहिर हो गया कि आखिरी कॉल मेरी थी। मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा जी हमारा भाई जो है वो इस तरह मिल नहीं रहा, उसके साथ कोई सान्या हो गया है, तो लिहाजा आपकी वो जो कॉल की है ना उसके ऊपर हमें आप पर शक है। तो इसलिए मैं आप भाइयों को ये इतला देना चाहता हूँ कि आप जितना मर्जी आपका भी कोई क्लोज दोस्त हो, गहरा दोस्त हो, तो बराए मेहरबानी किसी हद तक उससे मजाक किया करें। क्यों जिनके घर में जिनका भाई बेटा इस मामले में फंस जाता है तो जाहिर है उसके लिए तो सब चोर होते हैं। तो उसके बाद 2 दिन बाद ये खबर मिलती है कि खादम हुसैन को कराची में बाजियाब करवा लिया गया है। उसके बाद जब ये अपने घर कॉल करता है तो सबके जो हौसले हैं वो बुलंद होते हैं, एक खुशी की लहर दौड़ती है। हमने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ना करे कोई ऐसा सान्या हो जाता तो उसमें हम भी फंस सकते थे। तो यह मेरे साथ खादम हुसैन जट साहब मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खादम भाई क्या हाल है, खैरियत है? खैरियत जी साहब, आप सुनाए आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खादम भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने आपको दूसरी जिंदगी भी दी है और अपने बच्चों के सर के ऊपर आप घर वापस आ गए। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यही मुखलिस प्यार है। पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे अपने पास बुलाया है और मेरे दुख में बराबर के शरीक हुए हैं। आपका यही मुखलिस प्यार है जिसकी वजह से हर कोई आपसे प्यार करता है। जी जी जज़ाकल्लाह खादम भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी भी मेहरबानी। लेकिन हमारा ये फर्ज भी था, आप मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई से बढ़कर आपसे प्यार है मुझे। तो जिस दिन आपके साथ ये सान्या हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि आपके साथ असल वजह क्या पेश आई। जब 5:35 पर आपके साथ मेरी गपशप चल रही थी पार्टियां खाने की, कुछ पैसों के मुतल्लक, तो आप ये हमारे नाजरीन को बताएं कि ऐसा क्या वजह बनी कि शुरू से लेके एंड तक घर वापस आने तक जरा अपने मुंह से ये सारा वाक़या बयान करें। मैं सब अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, मेरे पास 2 लोग आए हैं। एक तकरीबन 50 साल के या 55 साल का बुजुर्ग होंगे और एक कोई 35-40 साल का नौजवान होगा। तो मेरे पास आए हैं कि भाई हमने एक स्टाम्प पेपर लिखवाना है। तो फैसलाबाद में हमारी बेटी की शादी है, तो उधर उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर जगह ट्रांसफ़र करनी है। तो हम अपना स्टाम्प फ्लोस लेकर जाना चाहते हैं। आप जो भी आपने लिखाई आप मुझसे ले लें तो हम आपको देंगे। हम इधर से आपको लेकर जाएंगे और इधर ही छोड़ेंगे। तो उधर के हम स्टाम्प फ्लोस से नहीं लिखवाना चाहते। तो फिर मैंने ठीक है उनको बोला अपने आईडी कार्ड की कॉपीज दे दो, हम 1200 वाला स्टैम्प पेपर लिखवाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई हम मुझे स्टैम्प पेपर दिखाया, ये देखिए हमने स्टैम्प पेपर निकलवाया हुआ, सिर्फ आपने लिखाई करनी है तो आप हमारे साथ चलें। तो मैं तैयार हो गया हूँ। तो उनसे पहले हमारा रेट मैंने उनसे 8000 मांगा कि भाई 8000 लेंगे।
तो हम लिख देंगे। तो उन्होंने बहुत डीलिंग के साथ मेरे साथ रेट की भी कि हम इतना ले लें इतना ले लें। एंड पर हमारा 5,000 रुपये फिक्स हो गए उनके साथ कि भाई 5,000 में ठीक है हमारा, हम चलते हैं। ये जो 5,000 रुपये आपकी मजदूरी तय हुई, ये आपने फैसलाबाद से स्टाम्प करके लाहौर से फैसलाबाद जाना था उनके साथ और उधर से फैसलाबाद से वापस आना था? जी जी। उस वक्त तक आपके चार्जेस? जी, ये मेरे वो चार्जेस थे इनके साथ। तो मैं उठाऊँ तो मुझे उन्होंने बोला आप लैपटॉप पकड़ लें तो हम उधर ही प्रिंट निकाल लेंगे सारा कुछ, तो कंप्यूटराइज लिखेंगे, हाथ से नहीं लिखना। तो हम चले गए इस तरह। तो बाहर मैंने बोला उनको गाड़ी, आप गाड़ी नहीं लेकर, तो कहते गाड़ी का हमारा इंतज़ाम नहीं हुआ, तो काम भी अर्जेंट है, तो हमने इसलिए ट्रेन की बुकिंग करवाई हुई है और हम ट्रेन में जाएंगे और ट्रेन में वापस आ जाएंगे। रास्ते में मैंने फिर आपको कॉल की है, वो डिवाइस का, नेट की डिवाइस जो आपको दी हुई थी, उसका मैंने आपसे पूछने के लिए, तो इस तरह हमारा मजाक चल रहा था। तो आपने मुझे ये भी बोला कि मेरे पास आओ, तो मैंने आपको जवाब दिया कि नहीं मैं काम जा रहा हूँ, तो फिर टाइम मिला तो आपके पास आऊँगा। तो हमने चुंगी से रक्षा करवाया, चुंगी अमर सद्दू से, मेन से, तो रक्षा करवाया। तो रक्षे में बैठकर चलेंगे। तो जब स्टेशन के पास उतरे तो मुझे उन्होंने बोला कि आप 7 बजे की ट्रेन है, तो आप आती है उसमें बैठो, हम खाने वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। मैं चला गया हूँ, मैंने खुद भी एक चिप्स वगैरह और बोतल वगैरह ले ली है, तो बैठा हूँ। लेकिन ट्रेन 8:30 बजे आई है, तो तब तक वो मेरे पास नहीं आए। तो जब ट्रेन आई मैं ट्रेन में जाके बैठ गया हूँ। जैसे ही ट्रेन चली है तो वो मेरे पास आ गए। तो उनके हाथ में बिरयानी और फ्रेश जूस था, तो खाना शुरू हो गया। तो मुझे भी बोल रहे कि आके खा लो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खा रहा। तो फिर उन्होंने बोला नहीं आप खा लो, सफ़र लंबा है, हमने वापस भी आना है। तो मैंने 2-4 बुरकियाँ लगाई हैं बिरयानी की। तो जूस, उनके पास डिस्पोजेबल गिलास थे 3, तो उन्होंने वो जूस खुद भी डाला है, मुझे भी डाल के दिया और ख़ुद भी पिया, मैंने भी पिया। अगर वो खुद ना पीते तो थोड़ा शक में होता है बंदा। खुद भी पी रहे थे, उसी एक बोतल में से पी रहे थे, मैं भी उसी में। तो मुझे थोड़ा सा नींद का झटका महसूस हुआ, जैसे नींद आ रही है। तो मैंने ऊपर वाली बर्थ पे बैग को सीधा किया, मैं जाके उस बैग पर ही भी अपने लेट गया हूँ जो इसमें मैंने अपना सामान रखा हुआ था। तो बस मैं लेटा हूँ, तो मुझे उसके बाद पता नहीं चला, यानी कि मैंने लाहौर अपनी होश में क्रॉस नहीं किया, मैं बिल्कुल बेहोश हो चुका था। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता चला कब उन्होंने मेरा बटवा निकाला, कब उन्होंने मोबाइल, मेरे पास नोट 8 था, मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले लिया था और उसमें अभी सिम नहीं डाली थी, मेरे पास छोटा मोबाइल था। और आपसे बात करने के 20 मिनट बाद मेरा मोबाइल खुद ब खुद बंद हुआ, वो भी मुझे पता नहीं था। इस बात पे भी शायद उन्होंने बोला कि 20 मिनट बाद मोबाइल जो है बंद हो गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने मोबाइल वगैरह निकाले, बटवा वगैरह हर चीज़ निकाली, उस मोबाइल की रसीद भी उसमें थी। जब कराची आखिरी स्टेशन पर रुकी है गाड़ी, तो एक कूली आया, उसने मुझे हिलाया कि आप कूली करोगे, ये आखिरी स्टेशन है। तो मैं नहीं उठाऊँ, तो फिर उसने बंदों वगैरह को बुलाया, बाहर लेके, तो बाहर लेकर जाकर मुझे होश में दिला रहे थे। तो थोड़ा सा मैंने होश किया, लेकिन फिर मैं उसी तरह बेहोश हो गया हूँ। तो एक बंदे ने पकड़ा है, तो वो ले गए डॉक्टर के पास और उसने मुझे टीका लगाया और उसने बोला इसको 24 घंटे कुछ नहीं आपने खिलाना, बस इसको इसी तरह। उस टीके से तो वॉमिटिंग हुई काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद फिर मुझे इतना होश होता था कि मैं ये करवट बदल रहा हूँ ये इस तरह, लेकिन और कोई होश नहीं था। फिर उसके बाद जब मैं उठा हूँ तकरीबन 12-13 घंटे बाद, फिर तो मुझे इतना पता चला कि मैं इस वक्त कराची में हूँ। तो ज़हन पे इतना बोझ था, इतना ज़्यादा कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मेरा नंबर क्या है, घर वालों का नंबर क्या है, किस तरह। फिर वो रात उसी तरह गुजरी। अगले दिन सुबह फिर मैं उठा हूँ, मेरे पास एक नंबर मेरा लिखा हुआ था जो मैंने अभी नया ही निकलवाया था जैज़ का, तो उसका मैंने जाकर अपना सिम निकलवाई। तो घर में फ़ोन किया, फिर इन्होंने, घर वालों ने पीछे मेरे पैसे भेजे मुझे, तो मैं तो खाली हो चुका था, मुझे पैसे भेजे उस पर। फिर मैं दोबारा टिकट करवाई और अब इधर आए हूँ। अब इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे और पासदारी करेंगे पीछे। जी, ये खादिम भाई हमें आप ये बताएं कि सबसे पहले आप जब ट्रेन में बैठे, बंदे उस वक्त आपके पास मौजूद नहीं थे, जब ट्रेन चली बंदे उस वक्त आपके पास आए जी, लेकिन जब ट्रेन आपके पास आई तो आपको कैसे पता था कि ये मेरी ट्रेन है, ये मेरी टिकट है, या ये? मुझे उन्होंने बताया हुआ था शाह हुसैन एक्सप्रेस है, ठीक है, इतने नंबर ये डब्बा है और इसमें ये जो सीट है।
जो बंदे आपको इधर चुंगी अमर सद्दू से लेकर गए थे स्टेशन तक, उन्होंने आपको स्टेशन पे छोड़ के फिर वो चले गए थे? मुझे बोला कि हम खाने वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, आप ये गाड़ी आएगी, इतने नंबर डब्बा है और ये वो आपको सारा कुछ बता, हाँ ये सीट है, डब्बा में इतने नंबर सीट पे आपने बैठ जाना, हाँ उधर बैठे, हम खाने का गाड़ी चलने लगी तो फिर वो आपके लिए खाना लेकर। जी बिल्कुल। जब आप कराची पहुंचे तो कराची से जिस बंदे ने आपको उठा के डॉक्टर के पास लेके गया, क्या उस बंदे का नाम जानते हैं आप? जी उसका नाम बिल्कुल मैं जानता हूँ, गुलाम कादर भाई हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं और कैंट स्टेशन के पास ही उनका घर है और बहुत अच्छा उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया, बहुत अच्छा उन्होंने खिदमत की। अल्लाह ताला के नेक बंदे भी हैं और उन्होंने बहुत खिदमत की मेरी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने बिल्कुल इंसानियत का हक अदा किया। तो खादम भाई ये देखें, गाड़ी में आपके साथ जो सामने आया, आपने उसको आपको जो जूस पिलाया उसकी वजह से आपको नींद आ गई, तो आपको ये अंदाजा है कि आप उस वक्त नींद के नशे में धुत थे, नींद एंजॉय कर रहे थे, तो हमारे ऊपर क्या मुसीबत आन पड़ी थी? मुझे 2 दिन तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं इस दुनिया में हूँ, किस तरह हूँ, कि क्या किस हालत में हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई पता नहीं था। और पीछे अपना जिसको पता नहीं उसको पीछे बंदों का क्या पता चलेगा कि पीछे लोग किस हालत में हैं, किस हाल। जब मैं होश में आया हूँ उसके बाद फिर जो है मैंने देखा तो फिर मैंने राब्ता किया फ़ौरन, इसी वजह से कि पता नहीं घर वालों का क्या हाल होगा, क्या मसला होगा। घर वाले सच में बहुत परेशान थे और बहुत ज़्यादा इधर हलचल मची हुई थी, आप भी जानते ही हैं, देख चुके थे आप भी, तो बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी थी घर में। तो बस यही है कि किसी के जो है ना, मेरा यही पैगाम है कि किसी के पास ना जाए इस तरह, और अनजान आदमी के पास अगर जाते भी हैं तो उसका पहले पूरा रिकॉर्ड लें और फिर उसके बाद आप उसके साथ जाएं। जी नाजरीन, आपने खादिम हुसैन जट साहब के साथ जो सामना पेश आया, आपने वो गुफ्तगू सुनी, तो लिहाजा मेरी भी आपसे यही इल्तमास गुजारिश है, चाहे आपके साथ जितना मर्जी को गहरा दोस्त भाई भी हो, मुख्तसर सी बात करें, कल को आप भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो मेरी ये दुआओं की दरख्वास्त है, और ये मेरे भाई खादिम हुसैन जट साहब माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने इनको अपने बच्चों के ज़ेरे साया घर पहुंचाया, उनके ऊपर इन्होंने साया किया, दोबारा अल्लाह पाक ने इनको ज़िंदगी दी। अल्लाह पाक किसी मुसलमान को भी ऐसी मुश्किलात में न डाले, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।